दूसरे दिन गुचुअन का लॉयर आता है और वो बताता है कि जो फोटो चेंगरेन ने आपको भेजी है दरअसल वो उसका जुड़वा भाई है जिसने आपका 10 साल पहले एक्सीडेंट करवाया था। जिस आदमी ने आपका 10 साल पहले एक्सीडेंट करवाया था उसको उसी टाइम पे जेल हो गई थी और किसी बीमारी के कारण वो जेल में ही मर गया। और ये उसका जुड़वा भाई है चेन आओ, जो कि काफी ज्यादा पीता है और जुए में ही अपने सारे पैसे लगाता है। तभी गुचुएन को समझ आता है कि आखिर वो इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा था। दरअसल ये दोनों तो जुड़वा भाई हैं। वो फिर भी कहता है कि इस चेन आओ के बारे में आप और भी चीजें पता लगाओ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये चेंगरेन को कोई भी नुकसान पहुंचाए। इसके बाद वो सीधे जाता है जियाओनिंग के पास और उसको रिसीव करता है क्योंकि उसकी तबीयत जो खराब है, यहाँ तक कि वो उसके लिए ड्राइव भी करता है। वो उसी स्पॉट पे जाते हैं जहाँ पे जियाओनिंग को वाली ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तभी रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि हमारी कार्ड वाली मशीन ब्रोकन डाउन हो चुकी है, तो क्या आप कैश में पे कर सकते हो। जियाओनिंग कैश में पे करती है और इन रिटर्न रिसेप्शनिस्ट उसे बहुत सारे कॉइन देती है, ये कह के कि मेरे पास अभी सिर्फ कॉइन्स ही हैं, नोट्स नहीं हैं एक्सचेंज में। जियाओनिंग भी हंसते हंसते उन कॉइन्स को ले लेती है। बाद में जब उसका बॉस उसे ऑफिस के लिए ड्राइव कर रहा होता है वो सिक्का दिखा के बोलती है, बॉस मुझे ना इससे आपसे कुछ खरीदना है। वो बोलता है क्या। तभी वो कहती है कि मुझे इस सिक्के से आपकी आज की स्माइल खरीदनी है। गुचुएन हंसने लग जाता है और बोलता है ठीक है। फिर वो दूसरा कॉइन दिखाकर बोलती है मुझे इससे भी कुछ खरीदना है। और वो बोलता है क्या। तो कहती है मुझे इससे आपके लिए कल के लिए स्माइल खरीदनी है। वो फिर से स्माइल करके बोलता है ठीक है। फिर वो तीसरा कॉइन निकालती है और कहती है मुझे ना परसों के लिए भी आपके लिए स्माइल चाहिए। और वो हंस के कहता है ओके ठीक है। और फिर वो सारे के सारे कॉइन्स हाथ में निकाल के बोलती है मुझे ना इससे आपके लिए फ्यूचर के लिए सारी की सारी स्माइल्स चाहिए। और वो फिर से काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाता है और बस जियाओनिंग उसको दोबारा से और सारे कॉइन्स दिखा के और सारी स्माइल्स खरीदती है। जब वो ऑफिस पहुंचता है वो उन सारे कॉइन्स को एक बॉक्स में रखता है और उसे देखकर स्माइल करने लगता है। जियाओनिंग को भी मैसेज आता है चेन वेन वेन का कि सॉरी कल के लिए और मुझे ना तुमसे पर्सनली बात करनी है। वो वहाँ पहुँचती है और उसको पिछले दिन के लिए सॉरी बोलती है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि उसकी गलती है। उसे जियाओनिंग को वहाँ टेरिस पे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। जियाओनिंग कहते हैं कि आपकी कोई भी गलती नहीं है और आपको इन सारी चीज़ों के लिए खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तभी वो एक गिफ्ट बॉक्स लाई होती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। वो जब उस गिफ्ट को खोलती है तो उस गिफ्ट में एक एल्बम होती है उन सारी फोटोग्राफ्स की जो गुचुएन ने क्लिक की थी अपने टीनेजर टाइम पे। और साथ ही उसमें गुचुएन की बचपन से लेकर जवानी तक का सारी फोटोज होती हैं। वो बोलती है कि ये चीज़ें मेरे पास तो है, मुझे नहीं लगता मैं इन्हें ज़्यादा डिजर्व करती हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम गुचुएन के बारे में सारी चीज़ें जान लो। तभी जियाओनिंग कहती है मुझे तो खुद भी नहीं पता कि मैं डिजर्व करती हूँ या नहीं गुचुएन के बारे में कुछ भी जानने का। तभी हम फ्लैशबैक में जाते हैं और पता चलता है कि जब जियाओनिंग हॉस्पिटल में थी उस टाइम पे चेन वेन वेन जियाओनिंग से मिलने आई थी। जैसे कि उसी समय जियाओनिंग को होश आया था गुचुएन खुद ही जाके चेन वेन वेन से मिलने गया। चेन वेन वेन ने उससे बोला कि जियाओनिंग तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, तुमने आखिर उसे रिजेक्ट क्यों किया। वो बोलता है कि मैं कोई भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, मैं नहीं चाहता कि एक नॉर्मल गर्ल मेरे लिए ऐसे तरह से सफ़र करे। तभी चेन वेन वेन बोलती है कि 10 साल पहले तुमने मेरे साथ भी ऐसे ही किया था और मुझे खुद से दूर कर दिया था और मैं नहीं चाहती कि तुम 10 साल बाद भी एक और लड़की के साथ वैसे ही करो। तुम प्लीज़ जियाओनिंग को दूसरी चेन वेन वेन मत बनने देना। वो तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करती है और उसकी वजह से तुम्हारे पे कोई चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। तभी वो फिर से बोलता है कि मैं मैकेनिकल हार्ट पे जी रहा हूँ, मुझे तो खुद भी नहीं पता कि मैं कब तक का जिंदा रहने वाला हूँ और ऐसे में क्या मैं जियाओनिंग को अपने प्यार में फंसा के उसको बाद में अकेला छोड़ के चले जाऊँ। चेन वेन वेन उसकी तरफ देखकर बोलती तुम भी उसे पसंद करते हो है ना। और वो एग्री करता है उस बात पे कि हाँ मुझे भी वो बहुत पसंद है पर मेरी मजबूरियाँ हैं। चेन वेन वेन कहती है ठीक है मैंने अपनी एडवाइस तुम्हें दे दी है, अब मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर है और साथ ही जियाओनिंग का ख्याल रखना और सॉरी मुझे लगता है कि मेरी वजह से सारी चीज़ें हुई हैं। तो दरअसल चेन वेन वेन के सामने गुचुएन ने अपने प्यार का इजहार कर ही दिया है कि उसके दिल में जियाओनिंग के लिए प्यार है। तभी हम प्रेजेंट टाइम पे आते हैं और वो बोलती है कि जियाओनिंग मेरे पे ट्रस्ट करो, तुम सबसे ज़्यादा डिजर्व करती हो गुचुएन को जानने का। वो अपनी वेडिंग रिंग दिखाते हुए बोलती है कि मुझे मेरी खुशी मिल चुकी है, मैं चाहती हूँ कि गुचुएन को भी उसकी खुशी मिल जाए। साथ ही कुछ फोटोग्राफी प्रोजेक्ट के लिए मैं बाहर जा रही हूँ और थोड़े टाइम बाद वापस आऊँगी, पर जब वापस आऊँगी मैं पक्का तुमसे मिलूंगी। जियाओनिंग काफ़ी खुश होती है कि उसको फाइनली एक अच्छी फ्रेंड भी मिली है।
दूसरी तरफ जाओयन देखती है कि उसके ऑफिस में तो चैंगरेन दिखाई दे रहा है। वो खुद को छुपाने लगती है ये सोच के कि चैंगरेन उसके लिए आया है, पर दरअसल वो तो अपने पापा डायरेक्टर जू को मिलने आया था। जैसे वो वहाँ पहुँचता है, टैंग जो ऑलरेडी डायरेक्टर जू से किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है कि अगर हमारे क्लाइंट को पता चल गया कि बैंक का डाटा और पेपर्स में लिखा डाटा दोनों को दोनों अलग है तो हम बहुत बुरी फंस से जाएंगे। डायरेक्टर जू उसे कन्विंस कर रहे होते हैं कि जब तक का तुम मेरे साथ काम कर रहे हो तुम किसी भी चीज़ में नहीं फंसोगे। इतने में ही वहाँ पे चैंगरेन आ जाता है और बोलता है कि आई होप मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया है। उसके पापा उसको फिर से ताना मारने लग जाते हैं कि तुम कभी तो फैमिली बिजनेस में हाथ बटाओ, और वो कहता है कि आपका गॉडसन है ना आपका फैमिली बिजनेस संभालने के लिए। तभी टैंगसू कहता है कि आप दोनों बात करो बड़े भाई, मैं चले जाता हूँ यहाँ से। चैंगरेन वहाँ पे बैठता है और बताता है कि दरअसल मम्मी ने मुझे कॉल किया था। उन्होंने बोला कि क्या मुझे आपसे मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर नहीं है किसी इवेंट के लिए हमें फ़ोटोशूट कराने की तो मैं सीधे के सीधे हवाई चले जाऊंगी वैकेशंस के लिए। उसका पापा बोलता है कि वो वैकेशन पे जाए या किसी और के साथ जाए, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी माँ बहुत ही ग्रीडी है और उसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है पैसा। चैंगरेन को भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बोलता है कि ठीक है, जो मम्मी ने मुझसे कहा वो मैंने आपको बता दिया, तो इससे ज़्यादा और मैं कुछ भी नहीं कह सकता, दोनों आपका फैसला है। फिर वो वहाँ से चल देता है और सीधे हमें मिलता है उसी कैफ़े पे, और वो बाहर दिख रहा होता है कि जाओयन आ रही है या नहीं है। जैसे ही वो आते हुए दिखाई देती है, वो अपनी फेक गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर एक्टिंग करने लगता है और बहुत ही क्यूट और लवी डवी से कपल्स की तरह वो बातें करने लगते हैं। जाओयन वहाँ पे आती है और थोड़ी बहुत बातें वो भी सुन रही होती है। तभी वो उन दोनों के सामने जाकर बैठ जाती है और पूछती है कि मिस, क्या आपने परफॉर्मेंस आर्ट पे डिग्री ली है? तभी वो फेक गर्लफ्रेंड को समझ नहीं आता और वो पलट के बोल देती है हाँ मैंने ली है, और वो सोचती है यार मैं पकड़ी गई। जाओयन कहती है मुझे साफ साफ पता है कि तुम दोनों ना एक्टिंग कर रहे हो। चैंगरेन बोलता है नहीं, हम दोनों बिल्कुल एक्टिंग नहीं कर रही हैं, सच में मेरी गर्लफ्रेंड है। वो बोलती है अच्छा तो फिर किस करो, और वो दोनों दूर से एक दूसरे को फ्लाइंग किस देते हैं। जाओयन कहती है क्या बस इतना ही? नहीं नहीं, क्लोजली किस करो। तभी वो फेक गर्लफ्रेंड अपने लिप्स पाउट करके किस का इंतजार कर रही होती है। अब वो दोनों रियल कपल हैं और जाओयन को जेलस करवाना है, उसके लिए चैंगरेन भी उठ जाता है उसे किस करने के लिए। उसके मुंह से साफ पता चल रहा होता है कि वो उसे किस नहीं करना चाहता, कि उससे प्यार नहीं करता, पर फिर भी वो आंखें नीचे उसके करीब बढ़ रहा होता है उससे किस करने के लिए धीरे धीरे, कि इतने में ही जाओयन उठती है, उसको धक्का मारती है चेयर पे और उसे खुद किस करने लगती है। वो फेक गर्लफ्रेंड उठ के बोलती है तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को किस कैसे किया? जाओयन बोलती है कि तुमने परफॉर्मेंस आर्ट की है ना, मैं तुम्हें डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रही थी कि ऐसे किस करते हैं। चैंगरेन तो बहुत ही हक्का बक्का रह जाता है कि ये लड़की है क्या, कभी कहती है मैं प्यार नहीं करती हूँ और कभी खुद ही किस कर लेती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस लड़की का क्या मामला है। तभी वो अपनी फेक गर्लफ्रेंड को कहता है कि अभी के लिए सही है, तुम यहाँ से चले जाओ और हम बाद में एक्टिंग कंटिन्यू करेंगे। और वो वहाँ से चली जाती है। वो जाओयन के बगल में बैठ जाता है और बोलता है हम दोनों सच में असली कपल थे, हम लोग तुम्हारे लिए एक्टिंग नहीं कर रहे थे। और जाओयन स्माइल करके बोलती है कोई बच्चा भी तुम्हें देख के पता लगा लेगा कि तुम दोनों एक्टिंग कर रहे हो। इतने में ही चैंगरेन का कॉल आता है और उसे उसका मैनेजर बताता है कि डायरेक्टर जू यानी चैंगरेन के पापा बेहोश हो चुके हैं और वो हॉस्पिटल में हैं। जाओयन जब ये सुनती है वो कहती है कि ठीक है मैं ड्राइव करके तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगी। जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं वो उसके मैनेजर से पूछता है कि आखिर पापा को क्या हुआ। उसका मैनेजर बताता है कि हमने डायरेक्टर जू को बहुत रोकने की कोशिश की पर वो रुके नहीं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली, इसलिए वो बेहोश हो गए। वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में अंदर जाता है और बोलता है कि ठीक है पीते रहो, आप ना बस पीते रहो, आप मुझे एडवाइस कर रहे थे और लास्ट में आपने अपनी हालत ऐसे बना ली है, कम से कम मेरे लिए तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। और उसके पापा फिर भी बेहोश होते हैं। इतने में ही वो बाहर आता है और मैनेजर से बोलता है कि अगर तुम आगे से फेल हुए मेरे पापा का ख्याल रखने के लिए तो अपना रेजिग्नेशन लेटर खुद मुझे देना। और वहाँ से चले जाता है। जाओयन भी उसके साथ कार में होती है और बोलती है कि साफ साफ दिख रहा था कि तुम अपने पापा की बहुत केयर करते हो, तुम उनके साथ जाकर उनके घर पे क्यों नहीं रहते। चैंगरेन बोलता है नहीं मैं बिल्कुल उसकी केयर नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्यों उन ओल्ड मैन की केयर करूँगा। जाओयन बोलती है मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि तुम उनकी केयर कर रहे हो। दूसरी तरफ जियाओनिंग और गुचुएन भी ड्राइव कर रहे होते हैं कि इतने में ही जियाओनिंग को कॉल आता है उसकी आंटी का और वो बताती है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ गायब हो चुकी है और वो बहुत घबराई हुई लगती है। ये चीज़ वो गुचुएन को बताती है और गुचुएन कॉल करता है चैंगरेन को कि जियाओनिंग की ग्रैंड माँ गायब हो चुकी है। चैंगरेन बोलता है ठीक है मैं अभी जाओयन के साथ ही हूँ, हम दोनों मिलके उनको ढूंढते हैं। जियाओनिंग, चैंगरेन, गुचुएन, जाओयन सब लोग मिलके उसकी ग्रैंड माँ को ढूंढ रहे होते पर वो नहीं मिलती। फाइनली सब लोग घर पे मिलते हैं और उसकी आंटी बहुत रो रही होती है घबराहट के मारे कि आखिर उनकी ग्रैंड माँ कहाँ गई।
तभी उनके हाथ में एक फोटो फ्रेम पड़ता है और उस पे जियाओनिंग के माँ बाप की फोटो हुआ करती थी, पर अभी उस पे फोटो वो नहीं होती। तभी आंटी समझ जाती है कि जरूर वो उन दोनों के कमरे के पास गई होंगी। जियाओनिंग कहती है कि जाओयन तुम यहाँ पे रह के आंटी का ख्याल रखना, मैं और गुचुएन जाकर देखते हैं कि वो कहाँ है। और वो सच में उनके कमरे के पास बैठी होती है। जियाओनिंग उनके पास जाती है और उनको बोलने लगती है कि आप कहाँ चले गए थे, पता मैं कितना ज़्यादा चिंता कर रही थी आपके लिए। तभी वो आंखों में आंसू भर के बोलने लगती है कि मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, मैं तेरे मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जैसे कि मुझे बीमारी है भूलने की, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कब इन दोनों को याद करना भूल जाऊँगी। मुझे डर है कि मैं बीमारी के कारण कहीं इन दोनों को हमेशा के लिए ना भूल जाऊँ। जियाओनिंग उन्हें ये कह के संभालती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, तो आप प्लीज चिंता मत करो। फाइनली वो उन्हें घर लेकर जाते हैं और सारे लोग खाने बैठते हैं। तो उसकी दादी गुचुएन को ग्वांगडा करके बुलाने लगती है, यानी कि जियाओनिंग के पापा। चैंगरेन भी हंसने लगता है कि जिसको वो गर्लफ्रेंड बनाना चाहती है उसकी ग्रैंडमा उसको उसका पापा ही बना दे रही है। वो पूछने लगती है, ग्वांगडा तेरी बीवी कहाँ है, क्या वो तेरी बीवी तेरे साथ नहीं आई? इतने में जियाओनिंग आती है और वो बोलती है, देख ग्वांगडा तेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई और कितनी तमीज वाली है, जियाओनिंग हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। और तभी जैसे ही उसकी आंटी आती है उसकी ग्रैंडमा बोलती है, ग्वांगडा देख तेरी बीवी आ गई, तेरी बीवी कितनी ज़्यादा हेल्दी हो गई है। और सारे के सारे लोग स्माइल करने लग जाते हैं उसकी ग्रैंडमा की वजह से। तभी उसकी आंटी केक लेकर आती है और बोलती है कि दरअसल आज जियाओनिंग का बर्थडे है, हमने 10 साल तक का इसका केक नहीं काटा, पर आज सारे लोग यहाँ पे हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जियाओनिंग मुझे पता है कि 10 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से तू अपना बर्थडे नहीं मना रही, क्योंकि तेरे बर्थडे के दिन ही वो एक्सीडेंट हुआ था, पर उसमें तेरी कोई भी गलती नहीं थी, तू खुद को सज़ा क्यों दे रही है। मैं चाहती हूँ कि तू अपनी इतनी सुंदर लाइफ को चेरिश करे और लाइफ में मूव ऑन करे। और सारे लोग मिलके जियाओनिंग के लिए हैप्पी बर्थडे गाने लगते हैं, गुचुएन भी। पर जब वो आंखें बंद करती है विश मांगने के लिए, उसको फिर से फ्लैशबैक आते हैं एक्सीडेंट के और वो अजीब तरह से गुचुएन की तरफ देखने लगती है। सब लोग मिलकर जियाओनिंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद गुचुएन उसकी हेल्प करने लगता है किचन संभालने में। तभी वो पूछता है कि 10 साल पहले जो तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था फैमिली के साथ, वो क्या इसी दिन हुआ था और वो कब हुआ था? तभी जियाओनिंग बताती है कि हाँ वो इसी दिन हुआ था, मेरे बर्थडे के दिन, और हम हमारी ग्रैंडमा को मिलने जा रहे थे, पर रास्ते में किसी ट्रक ने हमें टक्कर मार दी और हमारा एक्सीडेंट हो गया। दरअसल हम जियो पार्क की तरफ जा रहे थे तब हमारा एक्सीडेंट हुआ था। तभी वो ये भी बताने लगती है कि मैं आपको बताती थी ना कि मैं एक लड़के को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। दरअसल वो लड़का जो है मुझे उसी एक्सीडेंट के दौरान मिला था। जब हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ था वो लड़का भी हमारी कार के साथ नीचे खाई में गिर गया था और उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बहुत हिम्मत दी थी, यहाँ तक कि उसने मेरे को काम डाउन करने के लिए गाना भी गाया था। दरअसल आज जो आप लोगों ने गाना गाया है वो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो गाना उस लड़के ने उस टाइम पे गाया था जब शायद मैं आखिरी सांसें गिन रही होती थी। गुचुएन को यहाँ पे पक्का समझ आ जाता है कि ये वही लड़की है जिसकी जान इसने 10 साल पहले बचाई थी, पर वो कुछ भी नहीं बताता है उसे और चुप्पी साधे खड़ा होता है। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि आखिर वो क्यों जियाओनिंग को नहीं बता रहा कि वो लड़का है जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी। साथ ही ये भी पता चलेगा कि कैसे चैंगरेन के पापा मिस्टर जू का बहुत बड़ा हाथ है जियाओनिंग और मिस्टर गू के एक्सीडेंट में। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही सस्पेंस से भरा होने वाला है, तो डू नॉट मिस इट। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।